नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास की। श्रीलाल शुक्ल जी का कालजयी व्यंग राग दरबारी। ये एक ऐसा उपन्यास है जो छपने के इतने सालों बाद भी उतना ही चुभता है और हंसाता भी है। हमारे पास जो इसका विश्लेषण है उसी के आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि शिवपालगंज की ये कहानी आखिर क्यों इतनी जरूरी मानी जाती है हिंदी साहित्य में। इसमें ऐसा क्या है जो आज भी हमें अपने आसपास नजर आता है। और कमाल की बात तो ये है, जैसा आपने कहा भी था पहले, कि इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल जी वो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या इसी वजह से ये उपन्यास इतना इतना तीखा और सच्चा लगता है? हाँ, बिल्कुल। यही खास बात है। उन्होंने उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को अंदर से देखा था जिसे हम आप अक्सर बाहर से देखते हैं या कोसते हैं। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये उस तंत्र के कामकाज, उसकी जो बारीकियां हैं, उसमें जो पाखंड पनपता है, उसका एक तरह से आंखों देखा हाल है और उसे उन्होंने व्यंग्य के जरिए पेश किया। इसीलिए आप देखिए 1968 में छपा ये उपन्यास और आज भी इसकी बातें एकदम सटीक लगती हैं, चौंकाने वाली हद तक। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये समाज और सिस्टम का एक तरह का एक्सरे है। अच्छा। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के काल्पनिक गांव शिवपालगंज से, और यहाँ शहर से एक नौजवान आता है, रंगनाथ। इतिहास में एमए किया हुआ है उसने। वो अपने मामा वैद्य जी के पास आता है कुछ दिन रहने, शायद ये सोचकर के गांव में सुकून मिलेगा, सेहत सुधरेगी, थोड़ी ईमानदारी दिखेगी। हाँ, वो एक आदर्शवादी सोच लेकर आता है, थोड़ी किताबी भी कह सकते हैं। लेकिन शिवपालगंज की जमीन पर जैसे ही वो कदम रखता है, उसकी उम्मीदें टूटते लगती हैं। उसे एहसास होता है कि गांव का मतलब सिर्फ वो शांत खेत खलिहान नहीं है जो वो सोच कर आया था। यहाँ भी सत्ता का वही खेल है, बल्कि शायद ज्यादा खुले तौर पर। चालाकी है, गुटबाजी है, भाई भतीजावाद है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये सब। बिल्कुल। और इस सब के केंद्र में है वैद्य जी। वो कैसे चलाते हैं ये सब? वैद्य जी, हाँ, वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो प्रतीक है उस पुरानी सामंती और राजनीतिक सोच के जो अपनी जड़ें जमाए बैठी है। कहने को गांव में इंटर कॉलेज है, कोऑपरेटिव यूनियन है, पंचायत भी है, पर असल में ये सब वैद्य जी के अखाड़े हैं। इन संस्थाओं का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं होता, अच्छा, बल्कि अपनी सत्ता बनाए रखने, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने और जो उनके खिलाफ है उन्हें दबाने के लिए होता है। शिक्षा का मंदिर राजनीति का गढ़ बन जाता है, सहयोग की संस्था शोषण का अड्डा। यही शिवपालगंज का सच है जिसे वैद्य जी कंट्रोल करते हैं। और रंगनाथ कैसे देखता है ये सब? उसका अब क्या अनुभव रहता है? रंगनाथ जैसे जैसे इस माहौल में घुलता मिलता है, उसे लगने लगता है कि ये कोई असली दुनिया है ही नहीं, जैसे कोई नाटक चल रहा हो, एक अजीब सा थिएटर। हाँ, जहाँ हर कोई एक मुखौटा पहने है, अपना अपना रोल निभा रहा है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो पर्दे के पीछे है। ये जो दोगलापन है, ये नैतिक खोखलापन, ये उसे अंदर तक हिला देता है। उसे लगता है वो अकेला है जो इस नाटक को समझ रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी अपनी एक छोटी सी प्रेम कहानी भी शुरू होती है, वो भी इसी माहौल की भेंट चढ़ जाती है। ओहो। अंत में वो पूरी तरह से निराश होकर, थक हार कर वापस शहर लौट जाता है। व्यवस्था उसे बदल नहीं पाती, पर उसे तोड़ जरूर देती है। तो क्या ये उपन्यास सिर्फ निराशा की ही कहानी है? फिर ये जो शीर्षक है राग दरबारी, इसका क्या मतलब हुआ? निराशा तो है, पर वो व्यंग्य के लिहाफ में लिपटी है। और शीर्षक तो अपने आप में कमाल का है। दरबार मतलब सत्ता का केंद्र, है ना? और राग दरबारी वो संगीत होता है जो दरबार में राजा को खुश करने के लिए गाया जाता है। हाँ। सच चाहे कुछ भी हो, बस राजा खुश रहना चाहिए। तो ये उस जी हुजूरी, उस चाटुकारिता पर, उस अंधी भक्ति पर व्यंग्य है जो हर दौर में सत्ता के आसपास दिखती है। सवाल ना पूछना, बस हाँ में हाँ मिलाना, ये उस मानसिकता का प्रतीक है। तो अगर हम मुख्य प्रतीक देखें, वैद्य जी हो गए पुरानी सड़ी गली व्यवस्था के। हाँ, शिक्षा व्यवस्था हो गई उस राजनीतिकरण की शिकार। बिल्कुल। और रंगनाथ वो बाहरी आंख है जो इस सबको देख और समझ रही है। हाँ, बिल्कुल सही। वैद्य जी प्रतीक हैं उस सत्ता के जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। कॉलेज दिखाता है कि कैसे ज्ञान की जगह भी राजनीति का अड्डा बन जाती है। और रंगनाथ वो हम जैसे बहुत से लोगों का प्रतीक है जो व्यवस्था को देखते हैं, समझते हैं, शायद बदलना भी चाहते हैं,
लेकिन अक्सर ये व्यवस्था इतनी ताकतवर होती है कि या तो वो आपको अपने जैसा ही दरबारी बना लेती है या फिर आपको किनारे कर देती है। रंगनाथ का लौटना एक तरह से उसकी हार भी है और व्यवस्था की जीत भी। इसीलिए शायद पढ़ते हुए कई बार हंसी आती है पात्रों की बातों पर, स्थितियों पर। हाँ। लेकिन वो हंसी थोड़ी कड़वी होती है, कहीं ना कहीं लगता है कि अरे ये तो हमारी समाज की झलक है। बिल्कुल सही कहा। वो हंसी असल में उस विडंबना पर है, उस ट्रेजेडी पर है जो हमारे चारों तरफ है, जिसे शुक्ल जी ने इतने कमाल के ढंग से पकड़ा है। तो कुल मिलाकर राग दरबारी सिर्फ एक गांव शिवपालगंज की कहानी नहीं है। ये आजाद भारत के गांवों में या कहें कि पूरे सिस्टम में पनपते भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण और नैतिक पतन का एक ऐसा दस्तावेज है जो आज भी हमें आईना दिखाता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज इतने साल बाद भी हमारे आसपास शिवपालगंज खत्म हो गए? क्या वैद्य जी जैसे किरदार अब नहीं है? या कहीं हम खुद ही जाने अनजाने में उसी दरबार का हिस्सा तो नहीं बनते जा रहे जिसकी आलोचना ये उपन्यास इतनी शिद्दत से करता है? शायद व्यंग का असली काम यही है, हंसाने के साथ साथ हमें असहज करना, हाँ, ताकि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें।